बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ यू आर राइडिंग अ ट्रेन दैट स्पीड्स पास्ट अनदर train moving in the same direction on an adjacent track, it appears that the other train is moving backwards. Why? लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेट कर लें कि आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं और आपके बराबर वाले ट्रैक के ऊपर, यानी कि आपके जो बराबर एक ट्रैक और मौजूद है उसके ऊपर जो है एक ट्रेन जा रही है जो कि थोड़ी सी स्लो है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा क्यों है? तो देखिए बेटा, वेलोसिटी आपकी बेसिकली जो है ना वो रिलेटिव होती है। हर पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो सकता है। जैसे अगर एक बंदा जो है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से बैठ के उस पर्सन को देख रहा है तो बाहर जो बंदा खड़ा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो बंदा मोशन के अंदर है। सही। तो बेसिकली वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव है। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अलग अलग वेलोसिटीज जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो हम जो है फास्ट मूविंग ट्रेन के अंदर है, तो हमें ये लगेगा कि ट्रेन जो है वो बैकवर्ड जा रही है। लेकिन जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ होगा उसको तो यही लग रहा होगा कि हमारी ट्रेन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखें, वेलोसिटी इज रिलेटिव। Velocity is relative. This means that different observer can observe different values of velocity of the same object. एक ही ऑब्जेक्ट की हम जो है डिफरेंट वेलोसिटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेटिव है। सही। रिलेटिव मतलब रिलेटिव मोशन। एक बंदा अगर जो है वो रेस्ट में है तो उसको अलग वेलोसिटी नजर आ रही है, एक बंदा अगर जो है मोशन में उसको अलग वेलोसिटी नजर आ रही है, ऑब्जर्व की जा रही है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एब्सोल्यूट। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जर्व इटसेल्फ। बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड करती है कि आपका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो किस तरह की है। सो इफ वी आर राइडिंग अ फास्ट मूविंग ट्रेन देन इन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस द अदर ट्रेन मूविंग स्लोली ऑन एडजेसेंट ट्रैक इज मूविंग बैकवर्ड्स। तो अगर हम लोग जो एक फास्ट मूविंग ट्रेन के अंदर है तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो दूसरी स्लो मूविंग ट्रेन है जिसको हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है, हमें ऐसा हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक वो जो आपके पास ट्रेन है वो कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सही। तो ये इसका आंसर है कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो स्लो मूविंग ट्रेन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव होती है। हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ट्रेन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रेन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जा रही है। तो ये इसका हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ जो है वो ट्रैक दिखाया कि देखें ये ट्रेन में आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है कि ये आगे जाएगी तो इसको लगेगा कि ये वाली जो आपके पास ट्रेन है ये कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ यू थिंक सो गिव एन एग्जांपल। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है। कैसे? देखें, एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन आपने जब इसको थ्रो किया तो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी उसके पास थी, लेकिन जैसे जैसे वो हाइट गेन करती जा रही है उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। सही। और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और उसके बाद फिर उसकी जो है वेलोसिटी दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और फिर वो ग्राउंड पर आते आते आपकी वेलोसिटी जो मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी रेगुलर तौर पर चेंज हो रही है। पहले हाईएस्ट वेलोसिटी से 0, फिर 0 वेलोसिटी से दोबारा हाईएस्ट। तो वेलोसिटी जो है रेगुलर तौर पर चेंज हो रही है, लेकिन ग्रेविटी कांस्टेंट लग रही है बॉल के ऊपर। तो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है जो बॉल के ऊपर आ रहा होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यही हमारे पास इसकी जो है एग्जांपल है। Yes, velocity can change its direction when acceleration is constant. When a body is thrown vertically upward, its velocity goes on decreasing due to gravity and becomes 0 at the highest point. After that, the direction of velocity is reversed. इसके बाद क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी जो ऊपर से नीचे आना स्टार्ट कर देगी। बट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल फ्लाइट, दैट इज ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे पास है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। देखिए, ये हमारे पास जो वो डायग्राम है। देखिए, बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन रेगुलर तौर पर इसके ऊपर जब एग्जीक्यूट हो रहा है जो कहाँ लेकर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऊपर जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और फिर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होना शुरू हो जाएगी रिवर्स। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन यू स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड, हाउ लार्ज द फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू? व्हाई डजंट दिस फोर्स मेक यू राइज अप इनटू द एयर? देखिए बेटा, जितना एक ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली कि जितना आप एक्शन करते हैं उतना ही आपको रिएक्शन जो है वो मिलता है। तो अगर
ग्राउंड कितना जो है वो रिएक्शन एग्जर्ट करेगा आपके ऊपर, जितना आपकी बॉडी का वेट होगा, जितना आपकी बॉडी का वेट होगा उतना ही ग्राउंड भी रिएक्शन एग्जर्ट करेगा आपकी बॉडी के ऊपर। दूसरा ये कह रहा है कि व्हाई डजंट दिस फोर्स मेक यू राइज अप इनटू द एयर। देखें, जब तक फोर्सेस बैलेंस होती हैं, जब तक हमारे पास फोर्सेस बैलेंस होती हैं, आप मतलब नेट फोर्स आपके पास जीरो है, तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर यानी कि किसी किस्म का एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो सकता। लाइक मेरे पास लटकने की एक मास है, मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मैं 5 न्यूटन की जो है फोर्सेस लगा रहा हूं, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर मूव नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी वेट और रिएक्शन ऑफ ग्राउंड जो है ऑपोजिट हैं, तो इनका भी हमारे पास नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन यू स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स ऑन यू इक्वल टू योर वेट according to Newton's third law of motion. Action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. The ground force doesn't rise you up in the air because the reaction force of ground is balanced by the weight of your body. अगर जो है वो बैलेंस फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो आपकी बॉडी मोशन नहीं करेगी, अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी आपकी मोशन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपको देखें डायग्राम नजर आ रही है, जिसमें आपको ये दिखा रहा है कि नेट फोर्स आपके पास जीरो है, दैट्स वाई आपकी जो पर्सन जो है वो स्टेशनरी नजर आ रहा है। आपको देखें वेट और न्यूटन जो है, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारे पास क्या हुआ है, बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप इन अ सर्टेन वेलोसिटी, ही आल्सो थ्रोज अनदर बॉल वर्टिकली डाउन विद द सेम स्पीड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, व्हिच बॉल हिट्स द ग्राउंड विद हायर स्पीड। देखिए बेटा, वो कह रहा है कि एक बॉल को उसने ऊपर थ्रो किया है और उसी वेलोसिटी से एक बॉल को उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो थ्रो किया है। तो जिस बॉल को उसने मतलब वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो जब उसने ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो बॉल ऊपर जाएगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो मतलब लेट करने की इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, और हाईएस्ट पॉइंट से फिर नीचे आ जाएगी। तो जब जहां पर थ्रो जहां जिस पॉइंट से आपने बॉल को थ्रो किया था, जैसे ही आपकी बॉल उस वाले पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी तो अगेन उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी, और उसी स्पीड से जाके बॉल क्या करेगी, हिट करेगी ग्राउंड को। और दूसरे हाथ पर अगर देखें तो आप उसी बॉल को उसी वेलोसिटी से जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों ही बॉल्स की हमारे पास स्पीड जो है वो सेम होगी, किसी बॉल की स्पीड जो है वो हाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या जो है वो अज्यूम करना है कि हमारे पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। सही, ये देखें, ये मेरे पास एक मैं ये दिखाई मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास देखें y0 जीरो है, यहाँ से 13 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, यहाँ पर 8 हो गई, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0, एंड यहाँ से आपके पास देखें वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। सही, और फिर ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा, तो जितनी वेलोसिटी आप इसको प्रोवाइड करेंगे उतनी वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ ये इसी जो है वो उससे थ्रो कर रहा है, उसी वेलोसिटी थ्रो कर रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो दोनों जो है वो बॉल्स की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हायर स्पीड किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों को ही आपने सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, तो वो सेम स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा अगर एनर्जी चेंजेस नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल अगेन देखिए, पहले आपने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, यहाँ से जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो कोई अगर हमारे पास जो है वो रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो जितनी आपने स्पीड उसको प्रोवाइड की है उतनी ही फाइनल स्पीड उसकी रहेगी। तो देखिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं, बोथ द बॉल्स हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, द बॉल which is thrown vertically up with velocity vi will have same velocity when it reaches back to the top of a tower if air resistance is neglected. So the balls have same downward velocity at the top of a tower, hence they hit the ground with a same speed, यानी कि दोनों जो है वो एक ही स्पीड से जो है वो ग्राउंड को हिट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट कोच एक्सप्लेन्स द फॉलो थ्रू विद a shot will make the ball travel a greater distance. Explain the reason in terms of impulse momentum theorem. देखिए, ये हमारे पास impulse momentum theorem आपने पढ़ा था, that F cross delta T equals to J. देखें, according to the relation F cross delta T equals to change in momentum, और change in momentum हमें पता है कि हम define करते हैं as a impulse से। यहाँ फॉलो थ्रू से क्या होता है, फॉलो थ्रू से ये होता है कि आप जो है अपने जो इम्पैक्ट के टाइम को इंक्रीज करते हैं। फॉलो थ्रू जो बैट्समैन जो है जिस डायरेक्शन में शॉट मारा तो वहीं पर बैट को जो है आगे की तरफ जो है वो लेकर चलता है। उससे क्या होता है कि आपका जो इम्पैक्ट का टाइम है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाती है। तो इम्पैक्ट फोर्स
और इम्पैक्ट टाइम अगर दोनों एट ए टाइम इंक्रीज हो जाएं तो देखें बॉल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अंडरस्टूड सी बात है। तो बेसिकली फॉलो थ्रू क्या करता है, फॉलो थ्रू आपके इम्पैक्ट के टाइम को इंक्रीज करता है। देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इफ द बैट्समैन वांट्स टू मेक द बॉल टू ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस देन ही हैज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट विद विच विल इंक्रीज द इम्पल्स। टाइम इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स आप ऑलरेडी एक्सर्ट कर ही रहे हैं, जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा और फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इम्पल्स इंक्रीज हो जाएगा। फॉलो थ्रू ऑफ बैट्समैन मेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉल एंड बैट फॉर लॉन्गर टाइम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए ये फॉलो थ्रू, ये देखें जिस डायरेक्शन में इसने शॉट मारी है उसी डायरेक्शन में इसका बैट जा रहा है, तो यानी कि इसने जो अपनी इम्पैक्ट के टाइम को क्या किया है, इंक्रीज किया है। ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन यू रिलीज एन इनफ्लेटेड बट अनटाइड बलून व्हाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम। जब आप एक जो है वो इनफ्लेटेड का मतलब जिसको आपने फुलाया हुआ है, फूला हुआ यानी उसके अंदर जो है एयर है लेकिन उसको आपने बांधा बनी है, वाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम। जब आप इसको जो है रिलीज करते हैं तो वो जो है वो हर रूम के अंदर जो है वो क्यों फ्लाई करना स्टार्ट करता है। देखें इसका बड़ा सिंपल सा हमारे पास आंसर है। जब हमारे पास गैस आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो उसके पास एक मोमेंटम होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपके बलून के अंदर भी एक मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। सही, तो मोमेंटम की कंजर्वेशन करने के लिए आप जो है वो दोनों चीजें, मतलब अगर आप जो एयर आउटसाइड जाएगी तो बलून आपका जो है वो लेफ्ट साइड पर जाना स्टार्ट, यानी कि एयर जो है वो राइट जा रही है तो बलून लेफ्ट जा रहा है, अगर एयर डाउन जा रही है तो बलून क्या जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बलून जो है वो फ्लाई करता है रूम के अंदर। देखें एयर स्केप्स फ्रॉम द बलून दैट कैरीज मोमेंटम, एयर बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या होगी, मोमेंटम होगा। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन द बलून एक्वायर्स मोमेंटम व्हिच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ द एस्केपिंग एयर। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एयर का मोमेंटम जो है वो राइट में है तो बलून का जो मोमेंटम होगा कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। देयरफॉर इट फ्लाइज इन अ डायरेक्शन व्हिच इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द एस्केपिंग एयर। देखिए मोमेंटम की अगर आप जो है वो एप्लीकेशंस की बात करें तो आप गन एंड बुलेट सिस्टम देखा है जिसमें बुलेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो जो है वो गन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रिकॉइल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर एयर जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि एयर का मोमेंटम यानी वेलोसिटी जो है वो राइट डायरेक्शन में है तो बलून की जो वेलोसिटी हो जाएगी कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। दैट्स वाई हम आपका बलून जो है वो फ्लाई करता है। ये हमारे पास एक सिंपल से मैंने डायग्राम को दिखाई कि देखें गैस आपकी जा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में तो आपका बलून जाएगा टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Modern cars are not rigid but are designed to have crumple zone, irregular fold। ये मैं आपको बता दूं क्या चीज है, that collapse upon impact, जो कि इम्पैक्ट में जो है वो कोलैप्स कर जाती है। What is the advantage of the new design? न्यू डिजाइन का हमारे पास एडवांटेज क्या है, तो देखें बेटा पहले क्रम्पल जोन को देख लें। ये आपको कार एक मैं जो न्यू डिजाइन की कार दिखा रहा हूँ, क्रम्पल जोन आपको नजर आ रहा है। जो आगे वाला बोनेट है और पीछे जो आपके पास जो जगह है, ये आगे वाला जो बोनेट नजर आ रहा है और पीछे जो डिग्गी आपको नजर आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं क्रम्पल जोन। क्रम्पल जोन क्या करता है, पैसेंजर सेक्शन को सेव करता है। कैसे सेव करता है, हमें पता है इम्पैक्ट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम दैट इज एफ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। अगर आपका जो है वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर आपके पास डिक्रीज हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्रम्पल जोन का काम ही होता है कि अगर आप गाड़ी आगे से हिट कर रही है या पीछे से हिट कर रही है तो पैसेंजर सेक्शन तक आने में जो कोलिजन का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाए ताकि फोर्स आपको जो है वो कम से कम फील हो। सही, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी फ्रॉम अबव रिलेशन above relation shows that if the time of impact is increased the force is decreased. Crumple zones in modern cars are used for safety feature. According to the relation when car collide with another car then the crumple zone makes the time of impact greater and hence force of impact is decreased. crumple zone क्या करेगा, impact के time को बढ़ा देगा तो पैसेंजर सेक्शन के अंदर कम से कम फोर्स जो है वो फील होगी। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8th क्वेश्चन। Why we hit a long sixer in cricket match rather than if we toss a ball for ourselves? इसमें केस में ये कह रहा है कि अगर जो है वो आप ग्राउंड क्रिकेट मैच के दौरान आप जो है वो लॉन्ग सिक्सर लगा सकते हैं लेकिन खुद से आप जो है वो लॉन्ग सिक्सर नहीं लगा सकते जब बॉल आप टॉस करके सिक्स लगाने की कोशिश करें। तो देखें जब आप बॉल को टॉस करते हैं तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है,
बॉल को जैसे आप टॉस करेंगे फौरन से आपको हिट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो है वो ग्राउंड के अंदर क्रिकेट मैच खेल रहे तो बॉलर क्या करता है, बॉलर बॉल को जो है वो पिच कराता है ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड के ऊपर जैसे ही आपके पास बॉल लगती है तो उसकी एनर्जी जो एकदम से रिड्यूस हो जाती है, तो वो फिर आपके बॉल आप तक पहुंचने में जो है वो कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है, और आपको बहुत इनफ टाइम मिल जाता है कि आप क्या कर सकें, हिट कर सकें उसको। सही, तो इसी का हम लोग रिलेशन यहाँ पर यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, एफ क्रॉस टी दैट विल बी इक्वल टू द इम्पल्स। देखें आपका जो है वो अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्गर सिक्स लगा सकते हैं। देखिए इन क्रिकेट मैच द बॉलर पिच द बॉल ऑन द ग्राउंड एंड द पेस ऑफ द बॉल इज रिड्यूस्ड। जैसे ही बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर लगेगी यानी कि बाउंस करेगी तो उसका जो पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड वी हैव ग्रेटर टाइम दैट्स वाई, और हमें क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम मिल जाएगा टू हिट अ बॉल। दैट्स वाई इट इज इजियर टू हिट द बॉल हार्ड फॉर सिक्स। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉस अ बॉल, अगर हम जो है बॉल को ऊपर खुद हाथ से ऊपर फेंके फिर हम लोग जो है उसको मारने की कोशिश करें, तो ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉस अ बॉल इन एयर वी हैव वेरी लेस टाइम टू हिट द बॉल, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। दैट्स वाई वी कांट हिट द बॉल हार्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस व्हेन वी टॉस अ बॉल। सही, ये हमारे पास 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, एन एरोप्लेन व्हाइल ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन इट वाज एग्जैक्टली अबव द टारगेट, द बॉम्ब मिसेस द टारगेट, एक्सप्लेन। देखिए इसका जनरल से मैं आपको जो है वो थोड़ा सा रिव्यू प्रोवाइड कर देते हैं कि जब जहाज मतलब एयरप्लेन जा रहा है, फाइटर एयरप्लेन जा रहा होता है, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो जैसे ही वो बॉम्ब को रिलीज करवाता है तो बॉम्ब एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, कर्व पाथ के अंदर होती है हमेशा। प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ होती है, हमेशा कर्व पाथ में होती है। तो जैसे जहाज आगे की तरफ जा रहा है, लट करने के जहाज जो है वो लेफ्ट, जैसे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके जो एयरप्लेन है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो आपका बॉम्ब जो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकता। ये क्या करेगा, कर्व पाथ को जो है वो फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करती है, कर्व पाथ फॉलो करती है। तो यही रीजन हमारे पास। देखें क्या यहाँ पर क्या लिखा है, द रीजन इज दैट द बॉम्ब इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन जिस स्पीड से जा रहा होगा वही स्पीड ये गेन कर लेगा, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब, और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आना स्टार्ट कर देगा। Bomb is falling under the action of gravity and thus will follow the projectile path in which bomb will cover some horizontal distance and hence misses the target which is released exactly above the target। अगर हमारे पास बिल्कुल यहाँ नीचे कहीं टारगेट मौजूद है तो यहाँ पर ये नहीं गिरेगा, बल्कि क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, बिकॉज इसके पास कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद होगी एयरप्लेन की मोशन की वजह से। सही, ये हो गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एंगल निकालना है, ऐसा एंगल निकालना है जहां पर आपकी समिट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी 1/4 टाइम काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के। लेकिन ऐड कर लें कि यहाँ पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो 1/4 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो मेरे पास वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ की निस्बत जो है वो 4 टाइम्स ग्रेटर, यानी कि ये मेरे पास जो 1/4 टाइम्स है इस वाली वेलोसिटी के। तो इसको हम लोग जो है वो सपोज करते पहले देखिएगा, लेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ke1 दैट इज हाफ mv स्क्वायर। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि लेट करें कि यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा सिर्फ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द समिट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी 2 दैट इज 1/2 mvx का स्क्वायर। लेकिन जब ये फाइनल पॉइंट की ओर पहुंचेगा तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूंगा। सही, इनिशियली मैंने सिर्फ वेलोसिटी की बात की है, जब ये फाइनल पॉइंट की ओर पहुंच जाएगा तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करूंगा, क्योंकि इसने हमें जो है वो एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करने का नहीं बोला, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ सकता है। सो वेलोसिटी के चेंज आने की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज आ रहा है। ये कह रहा है ना, वो काइनेटिक एनर्जी समिट पॉइंट के ऊपर जो है वो 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से आ रहा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी को v रखा हुआ है, और मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी को उसको मैंने v के x कॉम्पोनेंट से रिप्रेजेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंसीडर किया। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी तो एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 टाइम द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारे पास समिट पॉइंट की वेलोसिटी को हमने रिपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने जो है 1/4 के साथ काइनेटिक एनर्जी 1 पुट कर लिया, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। जब हम उसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। सही, Vx का मतलब है v cos ऑफ थीटा, v का x कॉम्पोनेंट v cos ऑफ थीटा का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दैट विल इक्वल्स टू, लेकिन ये 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1/4।
अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड, क्योंकि आपने क्या करना है, एंगल निकालना है, आपने क्या करना है, कैलकुलेट द एंगल। तो फिर मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ले लूंगा दोनों साइड्स के ऊपर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 हो जाएगा, कॉस को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज कॉस इनवर्स 1/2, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 60 डिग्री है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/4 जो है वो टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग हाइट। डिस्कस। वो कह रहे हैं कि किसी भी वेलोसिटी के लिए जो आपकी रेंज है वो 4 टाइम्स हाइट के इक्वल होती है, इसको आपने जो है एक्सप्लेन करना है। तो इसकी में हमारे पास एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करते हैं कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास, मैक्सिमम रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r=v² टू sin of 2 थीटा। अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूँ तो एंगल मेरे पास क्या होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पर आप 45 डिग्री का एंगल रखेंगे तो आपके पास रेंज का रिलेशन आ जाएगा, दैट इज vi²/g। राइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h=vi² sin² θ/2g। राइट। यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने एंगल मैक्सिमम के लिए निकाल, मैक्सिमम रेंज के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा 45 sin 45 हमारे पास जो है वो 1/0.5 चेक कर लीजिएगा, फिर उसको आप स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। सही। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, vi²/4g। राइट। अच्छा, vi²/g हमारे पास किसके इक्वल है, r की इक्वल है, तो यहाँ पर vi²/g की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। देखें हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलेशन था, गिवन रिलेशन, वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, दैट 4 टाइम्स मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 4 टाइम हाइट्स का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। ये हमारे पास है 11th क्वेश्चन। और फिर हम लोग पास जो है वो 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच एंड करस्पॉन्डिंग रेंजेस आर इक्वल। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पर हाइट और करस्पॉन्डिंग रेंज आपके पास इक्वल हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग जो है कंडीशन का यूज करेंगे, रेंज इक्वल टू हाइट। देखें गिवन किया हुआ है कि दोनों का आपको क्या करना है, इक्वल रखना है, vi² टू sin of 2 थीटा, vi² sin² θ/2g। देखें g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, vi² से v² कैंसिल आउट, vi² कैंसिल आउट हो जाएगा। sin 2 थीटा हमारे पास इक्वल है तो 2 sin θ cos of थीटा के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sin θ cos of थीटा हो जाएगा। सही। तो अगर मैं S2 को वहां शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4 sin of θ cos of थीटा हो जाएगा। अब देखें ये साइन से इसका स्क्वायर जो है, ये एक साइन है और ये स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या रह जाएगा 4 cos of थीटा, दैट विल बी इक्वल टू sin of थीटा। हमने एंगल निकालना है तो cos को मैं वाले जाके डिवाइड करा दूं, sin अपन cos इक्वल टू 4, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 4। मैंने एंगल निकालना है, tan को वहां शिफ्ट कर दूं, tan इनवर्स 4 हो जाएगा, दैट इज द एंगल ऑफ 76 डिग्री। सो इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 76 डिग्री, देन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सही। तो ये हमारे पास थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। रेडियस सिलेबस आप लोगों का आ चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो अकॉर्डिंग टू रेडियस सिलेबस ही हुआ करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है या किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। सही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।